Hello friends, once again welcome to my class in the series of video. Now this is the next video of mine. This is a video of business study, second video, that is chapter first, management, objectives of management. Now we will discuss what is the objectives of management. ये मेरा थर्ड वीडियो है बिजनेस स्टडी में. अब इसमें अपन को डिस्कशन करना कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं. दो वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ. दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ BST. तो बेटा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है वो मैं बता चुका हूँ. टू गेट वर्क डन बाय अदर्स या थ्रू अदर्स इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली इज कॉल्ड मैनेजमेंट ये हो गया था. मैनेजमेंट का काम सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को ही मैनेज करना नहीं होता है, जबकि बल्कि मैनेजमेंट का काम सोशल ऑब्जेक्टिव भी है उसका और पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी है. नाउ वी कैन से दैट there are three objective of management. First, organizational objective. It is also known as economic objective, social objective and personal objective या individual objective. तो बेटा तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं. मैनेजमेंट जो अपन करते हैं इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन ही सक्सेसफुल चलती रहे ये मतलब नहीं है. ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ सोसाइटी की भी जो आपकी फीलिंग्स हैं, बिलीव हैं, कस्टम्स हैं, उनको भी फॉलो करना है. और साथ में जो इंडिविजुअल पर्सन एम्प्लॉई है आपका जो आपके यहाँ पे काम कर रहा है उसकी भी कुछ फीलिंग्स हैं, उसकी भी कुछ ड्रीम्स हैं, उनकी तरफ भी अपन को देखना है. इसी सेंस में तीन ऑब्जेक्टिव बने हुए हैं. देयर आर थ्री ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. दिस इज ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. सेकेंड वन, सोशल ऑब्जेक्टिव. थर्ड वन, पर्सनल ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. मैनेजमेंट का काम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से मैनेज करना ताकि अपन प्रॉफिट कमा सकें और सक्सेसफुल अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलती रहे. ठीक है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट मीन्स टू रन द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली विथ अर्निंग प्रॉफिट. मतलब इस तरीके से सक्सेसफुली चलाना ताकि अपन प्रॉफिट अर्न कर सकें. क्योंकि सबसे पहला और जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट का वो होता है कि संस्था जो अपन ने जिस पर्पज़ के लिए फॉर्म की है मीन्स फॉर प्रॉफिट अर्निंग, दैट प्रॉफिट शुड बी अर्नड. तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में सबसे जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है इसमें बेटा इसको तीन पार्ट्स में ऑब्जेक्टिव को डिवाइड किया. फर्स्ट वन सर्वाइवल, सेकेंड वन प्रॉफिट और थर्ड वन ग्रोथ. तो दिस इज अ डिफरेंट स्टेज of organizational objective. In first stage we will earn only as much profit this will sufficient to cover the cost. So हम सिर्फ उतना ही प्रॉफिट अर्न करेंगे जितना अपनी कॉस्ट को कवर करने के लिए रहा जरूरी है. और यहाँ इस स्टेज में अपन मार्केट बेस बनाएंगे, कस्टमर को ऐड करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये अपना इनिशियल स्टेज है. तो सर्वाइवल मतलब इस तरीके से अपन प्रॉफिट कमाएंगे कि अपन मार्केट में सर्वाइव हो जाएं और कस्टमर बेस बना लें क्योंकि बहुत सारे कंपटीटर हैं. तो फर्स्ट अपना टारगेट है कस्टमर बेस बनाना. तो देयर इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव अंडर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव दैट इज सर्वाइवल. तो वी विल ट्राई टू सर्वाइव आवरसेल्व्स in the market because there are too many competitor in the market. So we will try to first survive in the market and we will try to make customer more and more. अपन मार्केट शेयर कैप्चर करने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ पे क्या सिस्टम रहेगा, सर्वाइवल में प्रॉफिट तो अर्न करना है बट कितना प्रॉफिट, टू कवर द कॉस्ट को कवर करने के लिए प्रॉफिट अर्न करना. और थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए तो अच्छी बात है बट एटलीस्ट इतना प्रॉफिट तो होना चाहिए ताकि अपनी कॉस्ट कवर हो सके. तो सर्वाइवल मीन्स वी विल अर्न एज मच प्रॉफिट विच इज नीडेड टू कवर द कॉस्ट और वी विल ट्राई टू हैव मार्केट टू कैप्चर द मार्केट शेयर इन द बिजनेस इन द मार्केट. यानी मार्केट में कोशिश करेंगे कि अपना कस्टमर का जो बेस है वो अपना बन जाए. ठीक है. नाउ सेकंड ऑब्जेक्टिव दैट इज प्रॉफिट.
तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव अपना कंप्लीट हो जाएगा, मीन्स अपन मार्केट में कैप्चर कर लेंगे, यानी मार्केट शेयर अपना बन जाएगा। तो उसके बाद बहुत सारे कस्टमर बनेंगे, और बेटा कस्टमर बनेंगे तो अपन प्रॉफिट कमाने की पोजीशन में आ जाएंगे, यानी अपन यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा कस्टमर बेस ऑलरेडी अपना यहाँ पर बन चुका, तो अपन कोशिश करेंगे कि थोड़े बहुत कस्टमर और बढ़ जाएँ, नहीं बढ़े तो चलेगा, बट जो रिमेनिंग या एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस है वो अपना बना रहे और अपन प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करेंगे। Now this is a second phase. In this phase, we will try to earn more and more profit. We will focus only in earning profit in ethical way. ये नहीं कि अनइथिकल वे से कर लें, इथिकल वे में अपन को प्रॉफिट अर्न करना है। ओके, तो बेटा प्रॉफिट अर्न करेंगे तो यहाँ पर जो प्रॉफिट का जो था रेशो, यहाँ पर रेशो इंक्रीज हो जाएगा। तो बेटा जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट यहाँ पे भी प्रॉफिट अर्न करेंगे, बट कंपेरेटिवली इससे ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे अर्न करेंगे, तो अपन प्रॉफिट यहाँ पे अर्न कर लेंगे। ठीक है, चलो बेटा प्रॉफिट अपन अर्न कर लेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट को अर्न करना है, फोकस करना सबसे ज़्यादा। तो अर्न ट्राई, वी विल ट्राई टू अर्न प्रॉफिट एज मच एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करेंगे, एज मोर एज पॉसिबल। ठीक है, चलिए नाउ दिस इज द थर्ड फेज, ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स अब बेटा अपन ने फर्स्ट फेज में क्या कर लिया, कस्टमर बेस बना लिया, मार्केट में अपन ने कैप्चर कर लिया, एंट्री कर ली। सेकंड फेज में क्या कर लिया, प्रॉफिट भी अपन ने कमा लिया। अब प्रॉफिट कमा के अपन क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट स्टेप होगा अपना ग्रोथ, यानी ग्रोथ करनी है। तो बेटा ग्रोथ कैसे करेंगे अपन, तो ग्रोथ करने का, ग्रोथ का मतलब क्या, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रोथ। यहाँ पे ग्रोथ का मतलब है कि अपने रिसोर्सेज हैं, मनी, मशीनरी, पर्सन, एम्प्लॉय, सब में ग्रोथ होना। मीन्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एम्प्लॉय, इंक्रीज द नंबर ऑफ मशीनरी, इंक्रीज द नंबर ऑफ बिल्डिंग्स, वो सब अपन को इंक्रीज करना है। अपन कैसे पता करें कि अपन ग्रोथ कर रहे हैं, यानी अपनी जो ब्रांचेस थी, एक दो ब्रांच और खुल जाए, ब्रांच इंक्रीज हो जाए, नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो हायर कर रहे थे वो इंक्रीज हो जाए, तो ये सब अपना कहलाएगा ग्रोथ। तो ग्रोथ का मतलब ये होता है कि बेटा इंक्रीज इन एम्प्लॉय, जो अपने पास एम्प्लॉय थे वो अपन बढ़ाना, मशीनरी, इंक्रीज इन मशीनरी, मशीनरी को भी अपन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और क्या बेटा, ब्रांचेज अगर अपने पास पॉसिबल होते एक आध तो ब्रांच और खोल लो, तभी तो मानेंगे कि अपन ने ग्रोथ करी है। तो ग्रोथ मतलब बेटा फाइनल स्टेप होती है, प्रॉफिट तो अपन अर्न कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ अपन को अपनी बिजनेस का एक्सपांसन करना है। तो बेटा ये मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव होते हैं, और हर मैनेजमेंट इन्हीं ऑब्जेक्ट को अचीव करने की कोशिश करता है, और वो इस तरीके से मैनेज करता है ताकि वो शुरू में जिंदा रह सके, सेकंड फेज में वो प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करे, और लास्ट फेज में ग्रोथ करे, यानी अपनी ब्रांचेस खोले, बिजनेस का विस्तार करे। तो बेटा ये अपना कहलाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। ओके, चलिए बेटा अब अपन नेक्स्ट देखते हैं बेटा सोशल ऑब्जेक्टिव, उसको भी डिस्कशन कर लेते हैं अपन। ठीक है बेटा, सोशल ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, ये हटा देता हूँ मैं। Now next is that social objective. सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है बेटा, चूँकि अपन प्रॉफिट कहाँ से कमाते हैं, कस्टमर से कहाँ कमाते हैं, कस्टमर कहाँ पे रहता है, सोसाइटी में रहता है। तो बेटा कस्टमर को खुश करेंगे यानी सोसाइटी को खुश करेंगे, तो बेटा सोसाइटी को कस्टमर को खुश करना पड़ेगा ना, तभी तो अपन प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। वो खासकर स्पेशली अगर आपको लॉन्ग टर्म में सर्वाइवल करना है, तो बेटा कस्टमर जो सोसाइटी की वैल्यूज़ हैं, का बिलीव्स हैं, ट्रेडिशन हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी पड़ेगी। सोसाइटी में एक पॉजिटिव इमेज बनानी पड़ेगी, तब जाके अपना सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। और याद रखिए सोशल ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा करेंगे तो बेटा लॉन्ग टर्म में बिजनेस को ही फायदा मिलने वाला है। सिंस बिजनेस एग्जिस्ट इन सोसाइटी एंड बिजनेस रिसीव कस्टमर फ्रॉम सोसाइटी, सो बिजनेस शुड
कंप्लीट देयर सोशल ऑब्जेक्टिव। अब सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या? सोशल ऑब्जेक्टिव मीन्स सोसाइटीज टू रिस्पेक्ट द बिलीव कस्टम ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी और टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज। वीकर सेक्शन जो है सोसाइटी का कमजोर वर्ग है, उनको उनके लिए कुछ हेल्प करना, वो जिस सोसाइटी में अपन रह रहे हैं उसके लिए हार्मफुल एक्टिविटीज़ नहीं करना। अपन को प्रोडक्शन की जो मेथड है बेटा वो इको फ्रेंडली मेथड अपनाना। क्यों? क्योंकि अपन प्रोडक्शन तो कर सकते हैं बट अलग अलग तरीके से करेंगे तो उससे वो इन्वायरमेंट पॉल्यूट होगा, सोसाइटी में लोग रहते हैं तो उनको प्रॉब्लम आएगी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम आएगी। तो ये सब नहीं करना है। सोसाइटी की जो रिस्पेक्ट है, कस्टम है, ट्रेडिशन है, उन सबको बेटा रिस्पेक्ट करना और सोसाइटी को कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। तो सोशल ऑब्जेक्टिव इज व्हाट? नाउ द second objective is that social objective. In social objective management try to please the society, means management will respect the values tradition of the societies and he will also provide employment to the society and it will also help financially or non financially to the weaker section of the society। बेटा समाज में भी तो बहुत सारे लोग रहते हैं जो वीकर सेक्शन है, उनको फाइनेंशियली हेल्प कर दो, फाइनेंशियल नहीं कर सकते तो अदर वे में भी हेल्प कर सकते हैं अपन। और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड भी करवाना, इको फ्रेंडली टेक्निक्स का अपनानी है, क्वालिटी भी बेटा मेंटेन करनी है, रीजनेबल रेट रखनी है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव अपन आज पढ़ने वाले हैं। क्या करेंगे बेटा सोशल ऑब्जेक्टिव में? सबसे पहले टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट। क्वालिटी प्रोडक्ट का मतलब ये है कि बेटा प्रोडक्ट में क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन ने रेट तो अच्छी क्वालिटी के ले लिए कि भैया ये कंपनी का माल है, ब्रांडेड का माल है और उसके हिसाब से अपन ने पैसा ले लिया, पता चला कि अपन ने थर्ड क्वालिटी का माल ले दिया, तो इट विल नॉट वर्क हियर। ठीक है बेटा। उसके बाद रीजनेबल रेट, रेट भी बेटा रीजनेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत महंगा चार्ज कर रहे हैं तो इट विल नॉट वर्क। जो आपको रीजनेबली लगता है वही रेट आपको लेनी है। ठीक है। और क्या हो सकता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो बेटा सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, ऐसा अपन को काम करना। और क्या करना बेटा? सोचिए, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं इको फ्रेंडली प्रोडक्शन मेथड यूज करना बेटा, इको फ्रेंडली प्रोडक्शन मेथड यूज करना। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, हेल्प टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और क्या? और बेटा अपन बात करें तो रिस्पेक्ट द वैल्यूज ट्रेडिशन एंड कस्टम्स ऑफ द सोसाइटी। बेटा वैल्यूज, ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, ये सोसाइटीज़ की कस्टम है, उन सबको अपन को बेटा रिस्पेक्ट करना है। तो ये अपना सोशल ऑब्जेक्टिव है। याद रखिए बेटा सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा होगा तो लॉन्ग टर्म में ऑर्गेनाइजेशन को ही बेनिफिट होगा। इफ वी फुलफिल द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल ऑब्जेक्टिव इट विल हेल्प द बिजनेस इन लॉन्ग टर्म। ध्यान रखिए लॉन्ग टर्म में अपन को फायदा होने वाला है। ठीक है। तो बेटा अपना क्या ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव देख लिया, उसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव देख लिया, लास्ट वन दैट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव और देख लेते हैं बेटा। पर्सनल ऑब्जेक्टिव,
ओके बेटा। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या होता है बेटा, इसको इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। क्योंकि बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा तो बेटा कस्टमर के दम पे कर रहा, कस्टमर का रहता सोसाइटी में रहता, सोसाइटी में की भी अपन हेल्प कर रहे हैं, तो बेटा बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा तो किसकी दम पे कर रहा है, अपनी एम्प्लॉय के दम पे ही तो कर रहा है। तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स नहीं है कि अपने एम्प्लॉय हैं उनको खुश रखे, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करें। क्योंकि बेटा एम्प्लॉय खुश होंगे तभी तो वो 100% एफर्ट्स लगाएंगे, और 100% एम्प्लॉय एफर्ट्स लगाएगा तो इसका फ़ायदा किसको होने वाला है, अल्टीमेट ऑर्गेनाइजेशन को तो फ़ायदा होने वाला है। इसी सेंस को ध्यान में रखते हुए बेटा पर्सनल ऑब्जेक्टिव बनाया गया, मीन्स इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। यानी बिजनेस का मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ बिजनेस को ही फ़ायदा पहुंचाना नहीं है, संस्था को फ़ायदा पहुंचाना नहीं है, सोसाइटी की भी रिस्पेक्ट करना है, सोसाइटी को भी फ़ायदा पहुंचाना है। और साथ में जिन एम्प्लॉय की दम पे अपन प्रॉफिट कमा रहे हैं तो बेटा उनकी वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करना है, उनके भी कुछ ख्वाहिश है उनको पूरा करना है, और बेटा उनको भी स्किल्ड करना है कि वो स्किल्ड होंगे तभी तो इसका बेनिफिट संस्था को मिलेगा। सिंस टू अर्न प्रॉफिट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ट्राई टू fulfill the social objective as well as personal objective, because if the employee will be satisfied they will work with their 100% efficiency. So if they will work with 100% efficiency, definitely management organization will be benefited with it. इससे बेटा ऑर्गेनाइजेशन को ही फायदा होगा। तो अब और उनको एम्प्लॉय को खुश कैसे रखा जाए, यानी इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को पूरा कैसे किया जाए, इसके लिए क्या क्या काम करना चाहिए, एक मैनेजमेंट को क्या क्या काम करना चाहिए ताकि उसका एम्प्लॉय खुश रहे और क्या क्या करे। तो बेटा पर्सनल ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला होता है बेटा कॉम्पिटिटिव सेल। कॉम्पिटिटिव सेल बेटा मोटिवेशन का सबसे बड़ा सोर्स है मोटिवेशन का सबसे बड़ा सोर्स है मोटिवेशन। यानी एम्प्लॉय को अगर मोटिवेशन मिलेगी तो डेफिनेटली मोटिवेशन उसको मिलेगी और मोटिवेट होगा, वो 100% एफर्ट्स लगाएगा। तो बेटा उसको कॉम्पिटिटिव सैलरी मिलना चाहिए। उसके अदर स्कूल में क्या सैलरी मिल रही है, अदर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को क्या मिल रहा है, उतना यहाँ पर भी देना पड़ेगा कॉम्पिटिटिव सैलरी। और दूसरा सैलरी एज पर जॉब, बेटा सैलरी एज पर जॉब देना, ठीक है, सैलरी एज पर वर्क, जो जितना काम कर रहा है, जो जितना डिजर्व करता है उसके हिसाब से अपन को सैलरी देना, ठीक है। दूसरा बेटा जो फाइनेंशियल कमिटमेंट है उनको कंप्लीट करना, फाइनेंशियल कमिटमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ने जो फाइनेंशियल कमिटमेंट कर दिया बेटा वो भी कंप्लीट करना, क्योंकि फाइनेंशियल कमिटमेंट टाइम पे करेंगे तो भी तो एम्प्लॉय मोटिवेटेड होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन को एक अपना ट्रीट करेगा, ठीक है। तो पूरा 100% एफर्ट्स लगाएगा। और क्या बेटा ऑर्गेनाइजेशन को पूरा ट्रेन करना, ट्रेनिंग इफ नीड भी, डेवलपमेंट, उनका डेवलपमेंट करना बेटा। और क्या करना है, डेवलपमेंट करना उनका, ठीक है। और अपन आगे की बात करते हैं तो बेटा डेवलपमेंट करना, उनको कैसे डेवलपमेंट करें, उनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो बेटा ट्रेन करवाइए और ओवरऑल डेवलपमेंट करने की कोशिश करिए। और बेटा उनको रिस्पेक्ट भी दीजिए, अगर किसी बंदे ने ईमानदारी से काम किया तो उसको रिस्पेक्ट दीजिए, उसके जो कलीग्स हैं उनके सामने उसको रिवार्ड दीजिए, या तो मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी, कि हाँ ये मिस्टर सुमित राय हैं, ये कॉमर्स की फैकल्टी हैं, ये अच्छा पढ़ाते हैं, हम इनके काम की तारीफ़ करते हैं और हम ऐसे मतलब ऐसी उम्मीद रखते हैं कि आगे भी अच्छा काम करते रहेंगे। तो सुमित राय मोटिवेट क्यों नहीं होंगे, यानी मैं मोटिवेट क्यों नहीं होऊंगा बेटा। तो बेटा वही रिस्पेक्ट, जब जब भी ज़रूरत पड़े कि उसको रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है तो बेटा उसको रिस्पेक्ट देना। पीयर रिकग्निशन, पीयर रिकग्निशन मतलब क्या, उसके जो ग्रुप हैं, जो लोग उसके साथ काम कर रहे हैं, साथी हैं, सहपाठी हैं, उसके साथ अगर मान लो 20 लोग काम कर रहे हैं उनमें से एक बंदे ने अच्छा काम किया तो उस 20 के सामने उस बंदे को रिप्रेजेंट करना चाहिए और उसको सम्मान देना चाहिए,
तो वो बेटा इससे बंदा वो मोटिवेट होगा और उसको अच्छा भी लगेगा। और भी जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, ताकि एम्प्लॉय मोटिवेट होगा तो इसका लॉन्ग टर्म में उसको ही फ़ायदा होगा। ठीक है बेटा, आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ओके, अगर बेटा कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, चलिए बेटा, कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइए।